जब मेरे साथ हिंसा हो रही थी, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से निकली, तो जो लोग मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, उनके साथ बैठकर जब मैंने बातचीत की, तो हमने ये तय किया कि मुझे एक शेल्टर होम की नीड है। तो हम शेल्टर होम ढूँढ रहे थे। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मैं वर्किंग भी रहूँ, ताकि मैं अपना खर्चा और अपनी स्टडी का खर्चा ये सब चला सकूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर किसी ने सजेस्ट किया कि शक्ति शालिनी का शेल्टर होम है जहाँ पे मैं रह सकती हूँ। और वो सिर्फ शेल्टर होम ही नहीं, काउंसलिंग और लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने देखा कि मुझे इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने जब बात की, तो ये पता चला कि शक्ति शालिनी वर्किंग शेल्टर होम नहीं है। तो बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर भी जब बातचीत ज़्यादा की कि ठीक है, जब मैंने अपना डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी और के घर में रहती या कुछ भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1-2 महीने रह पाती। पर हर पूरी लॉन्ग टर्म का सोचना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था मेरे लिए कि मुझे अकेले रहना है, सारी चीज़ें करनी हैं और कोई भी साथ में नहीं था। फिर जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो एक संस्था से ही थे, तो वो लोग कितना ही सपोर्ट करते, तो उन्होंने बोला कि शेल्टर होम में रहना चाहिए। फिर मैं जब यहाँ पे आई, बातचीत की, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ दिन के लिए मैं रह जाती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद जब मैं निकलूंगी तब देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो शेल्टर होम में आने के से पहले बहुत सारे रूल्स मुझे बताए गए। ये बताया गया कि वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है और हफ्ते में 1 ही दिन बाहर निकल सकते हैं जब काउंसलिंग होती है। और अगर आपको मतलब कोई मिलने आ सकता है, वो 1 ही दिन, जिस दिन काउंसलिंग वाला दिन होता है। बाकी आपको वहीं पे रहना है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी है, सब कुछ बेसिक नीड्स आपको प्रोवाइड की जाएँगी। खाना-पीना, रहना, कपड़े, जो भी हमारी डेली रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी। और वहाँ पे और भी लड़कियाँ रहती हैं, तो सबकी ड्यूटीज़ भी होती है। इस तरीके से मुझे थोड़ा छोटा-सा ही इंट्रोडक्शन बताया गया था। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं कुएँ से खाई में ना गिर जाऊँ, क्योंकि यही नहीं पता था कि शेल्टर होम क्या है और ये भी होता है क्या कि लोग मतलब जिनके पास घर नहीं है, शेल्टर होम में रह सकते हैं। ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे केसेज़ आते रहते हैं। ये भी सुनने में आया था कि दिल्ली सेफ जगह नहीं है और प्लस मैं एक अकेली लड़की, हिंसा तो वैसे ही सहा है, माइंडसेट बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली और वैसे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। बहुत घबराई हुई, बेचैन और लाइफ़ को लेकर के बहुत परेशान थी मैं, और आगे क्या होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर 1 दिन का और टाइम माँगा मैंने कि मैं सोच कर बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं ये भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं शेल्टर होम में रह सकती हूँ। फिर मैंने यही ज़िद की कि नहीं, मुझे अलग रूम लेकर रहना है, और वहाँ भी मैं सेफ नहीं थी फिर। तो 1 दिन मैंने पूरी रात सोचने का टाइम लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, 2 महीने की बात है और 1 हफ्ते में तो जो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ली घुल-मिल गई थी। तो अब वही नज़र आ रही थी कि ठीक है, वही हैं जो हैं मेरे लिए अब, क्योंकि अपने जो थे उन्होंने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 1 हफ्ते में 1 बार तो मिलने आएँगे, तो अगर कुछ गलत होगा या फिर कुछ ऐसा होगा तो मैं उनको बता सकती हूँ। और 1 दिन हम बात भी कर सकते हैं किसी से और काउंसलिंग होगी, तो देखते हैं। तो ये रिस्क मैंने लिया कि ठीक है, रिस्क लेते हैं, चलते हैं शेल्टर होम में। तो जब मैं शेल्टर होम में गई, उससे पहले ही जब ऑफ़िस में थी, तो शेल्टर होम में कोई एक लड़की थी जो काउंसलिंग के लिए आई हुई थी। तो उससे मेरी उसी टाइम पे दोस्ती हो गई। उसने मुझे कुछ बताया नहीं शेल्टर होम के बारे में, बस इतना कहा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप चल सकते हो। वैसे तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उसके बाद उन्हीं जो लड़की थी, उसी के साथ मुझे भेजा गया और एड्रेस तो नहीं बताया गया था, क्योंकि एड्रेस शक्तिशालिनी नहीं बताती है। वो हाइड करके रखा जाता है।
जब मैं उसके साथ लड़की के साथ गई तो बहुत ज़्यादा मन घबरा रहा था, डर लग रहा था, पूरे रास्ते मुझसे बात ही कर रही थी, पर उसने कुछ भी नहीं बताया मुझे। बस इतना बोला कि आप चलो, आपको बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा रूटीन है, हम रूटीन फ़ॉलो करते हैं और हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो सब मिल-जुल कर काम भी करते हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। इस तरीके से उसने मुझे थोड़ा इमोशनली सपोर्ट किया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि बात करके तो अच्छा ही लग रहा है, तो क्या पता वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही हो। जब मैं गई, एंटर हुई, तो बहुत सारी लड़कियां थीं। वहाँ पे अलग-अलग क्लासेस भी चल रही थी। कंप्यूटर क्लास, इसके बारे में मुझे बताया गया था ऑफिस में। तो मैं यही सोची थी कि ठीक है, मैं कोर्स भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया था। सिलाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, सिलाई की क्लास भी चल रही थी और पार्लर की क्लास भी चल रही थी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, लड़कियां आई हैं, लड़के भी हैं, मतलब 1-2। और शेल्टर होम एक अलग स्पेस था कि जहाँ पे मैंने देखा कि किचन है, वॉशरूम है, 2 रूम हैं। तो जब मैं एंटर हुई, तो वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थी, ज्योति मैम, उनसे मिली। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि वेलकम हमारे शेल्टर होम में और आप आ जाइए। तो जब मैं अंदर गई तो उसके बाद फिर मैंने अपना बैग रखा, तो देख के ऐसा लग रहा था कि हलचल है, शांति नहीं है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए ना शांति चाहिए थी, कि शांति वाला माहौल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, जो मेरे साथ चीज़ें चल रही थी। हिंसा हुई थी, घर तो छूटा, फिर दूसरा भी छूटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब भी चीज़ें चल रही थी। ये जो हलचल हो रही थी, क्लासेस चल रही थी, फिर शेल्टर होम में जो लड़कियां थी उनको देख के, बच्चों को देख कर बड़ा अजीब सा लग रहा था। खुशी सी नहीं हो रही थी, फिर खुशी भी हो रही थी कि ठीक है, इतना डरावना स्पेस तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक इमेजिनेशन बना लिया था कि एकदम से गेट बंद कर देंगे और हमें जैसे कैद कर लेंगे, ऐसा इमेजिनेशन बनाया हुआ था मैंने कि मैं शेल्टर में जाऊंगी और 1 हफ्ते बाद ही निकलना है, तो गेट बंद हो जाएगा, मेन गेट। क्योंकि इमेजिनेशन बनती है ना जब हमारी कुछ बातचीत होती है, तो ऐसा लगा कि गेट बंद हो जाएगा और हम अंदर ही रहेंगे, फिर 1 हफ्ते में एक ही दिन निकल पाएंगे। अब वो भी कैसे निकलना है कैसे नहीं, वो भी शायद उन लोगों का रूल हो, पर मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मैं पूरा आराम से पहले घूमी कि मैम क्या मैं पूरा शेल्टर होम देख सकती हूँ। मैंने जब ज्योति मैम से बात की तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप देख सकते हो। तो मैंने पूरा गोल चक्कर काटा क्लासेस का कि ठीक है, देखूँ कंप्यूटर क्लास कहाँ होती है, क्या कंप्यूटर मिलता है। मैंने ठीक है, फिर मैं डिसाइड चूज करी थी कि मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, कैसे इंगेज कर सकती हूँ, क्योंकि अपना मन तो भटकाना ही था। तो उसके बाद फिर जब पार्लर क्लास में गई तो देखा कि वहाँ पे बच्चे इतने अच्छे से बातचीत कर रहे थे, मैम भी एकदम घुले मुले, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कहीं अजनबी वाली जगह पे आई हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि क्या छत है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला, जो मेरी दोस्त बनी थी लड़की, कि हाँ छत है, चलोगे आप। मैंने कहा कि हाँ मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो फिर मैंने बोला कि कपड़े वपड़े कहाँ डालते हैं, सारी चीजें पूछना चाह रही थी कि ठीक है कैसे यहाँ पे मैनेज होता है। तो उन्होंने बोला कि आपको ज्योति मैम तो बताएंगी, पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हम कपड़े भी डालते हैं, बातचीत भी करते हैं, पर शाम के बाद इस यहाँ पर अलाउ नहीं है छत पे रहना। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, घर में ही रह लेंगे। तो उसके बाद नीचे आई तो फिर ज्योति मैम ने बातचीत की, फिर पूरा रूल रेगुलेशंस बताया कि इस तरीके से है, ये खाने का टाइम है, ये नहाने का टाइम है। और फिर मुझे एक कवर्ड दिया गया कि आपका सामान इसमें रहेगा, तो आप इसी में सारे सामान रख सकते हो, बर्तन वगैरह, अपने कॉपी किताब और अपने जो कपड़े हैं वो सब इसी कवर्ड में रखना होगा, आपको मैनेज करना होगा। और आपकी ड्यूटी अभी नहीं लगेगी, कुछ दिन बाद लगेगी, जैसे आप अभी आए हो तो 2-3 दिन रेस्ट कर सकते हो, इस तरीके से। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी लगा दीजिए। क्योंकि मुझे बैठना पसंद नहीं था कि मैं आऊँ और मैं काम करूँ, क्योंकि काम तो मैं घर पे भी करती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आप ड्यूटी दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप हेल्प करा सकते हो अगर आपको मन है तो, वैसे हम ड्यूटी आपको कुछ दिन बाद ही देंगे जब नया, क्योंकि हर 1 हफ्ते की ड्यूटी बनती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने दोस्ती करनी चाहिए, तो कई लोग मुझसे बातचीत भी नहीं कर रहे थे और 2-3 जने बात करने लगे थे, क्योंकि मैं भी चुलबुली ही थी बातचीत करने में, मैं लोगों को फ्रेंड्स बना लेती थी, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो मैंने 2-3 लोगों को दोस्त बनाया, तो उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कि हमारे साथ सोना, हाँ हमारे पास बिस्तर लगाना, तो इस तरीके की बातें चल रही थी, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। पर इतना सारा सब कुछ, इतना वायलेंस हुआ था, तो वो सब भी चल रही थी चीजें। पर थोड़ा अच्छा लग रहा था कि ठीक है, लोग तो रहेंगे ना, तो मन बहला रहेगा, तो मैं इंगेज कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ का भी सोच रही थी और जो चीजें हो चुकी है उसके बारे में भी सोच रही थी। और खासकर अपनी मम्मी के बारे में तो बहुत ज्यादा सोच रही थी मैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में रखने से मना किया था, तो वो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही थी मुझे अंदर से। पर उन्होंने बहुत प्यार से भी बात की थी और 2 साल बाद मुझसे बात की थी, तो रोना भी आ रहा था, क्योंकि 2 साल तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। तो ऐसा लग रहा था कि उनसे बहुत सारी बातें करूं, बहुत सारी चीजें अपनी शेयर करूं कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ।
और मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ और आपकी बहुत ज़रूरत है। पर शायद मैं वो बात नहीं कर सकती थी, वो समय नहीं था, वो चीज़ें वैसी नहीं थी। तो जब मैं रहने लग गई फिर देखा कि वहाँ पे सोने का टाइम 10 बजे था, उठने का टाइम सुबह 7 बजे का था। तो ठंड के मौसम में मैं शेल्टर रूम में आई थी, तो उस टाइम पे 8 बजे का समय था उठने का। तो कई लोगों से बातचीत करती थी, नहीं तो अकेले बैठ जाती थी या फिर काम जो करना है, देखना है। खाना-पीना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और 1 हफ्ता ये हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी शेल्टर रूम में कि मुझे मम्मी से बात करनी है। पागल हो चुकी थी, जबकि ये बताया गया था कि आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है, क्योंकि सभी रेज़िडेंट्स अलग-अलग सिचुएशन से आए थे। सबकी अपनी-अपनी जर्नी थी। तो अगर मैं परेशान हो जाऊँगी तो वो लोग भी पैनिक हो सकते थे। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोना है और बहुत ज़्यादा मतलब किसी की नहीं सुननी है। पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि मम्मी से बात करनी है, कहना है उनसे कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। शेल्टर रूम में नॉर्मल लग रहा था सब कुछ, जो इमेजिनेशन थी वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था, क्योंकि शायद वैसा एनवायरनमेंट मुझे मिला था कि मैं अपने तरीके से रह रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, जिससे बात करना है कर रही थी, नहीं करना था नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई मुझे अपनी चीज़ें थोप रहा था कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करना ही करना है। अगर मैं परेशान थी तो मुझे छोड़ भी दे रहे थे कि ठीक है, तुम अभी रेस्ट कर लो, या फिर तुम अभी ठीक है, तुम अकेले समय बिताना चाहती हो तो बिता लो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि ठीक है, मैं सोच पा रही थी। थोड़ा घबरा भी रही थी अकेले में, तो इसीलिए शायद पैनिक भी हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ, क्योंकि 1 हफ्ते बाद की काउंसलिंग थी, जिनसे मैं अपनी बातें कर सकती थी, कह सकती थी। पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या बातें कहनी है, किससे कहनी है। तो ये सारी चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही थी। हालाँकि मुझे बताया गया था कि आप नाइट केयरगिवर से बात कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर रेजिडेंट से भी बात कर सकते हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि उन चीज़ों का क्या असर हो सकता है और नहीं हो सकता। वो मुझ पे ही छोड़ा गया था। तो ये चीज़ भी अच्छी तो लग रही थी, पर घबरा भी रही थी कि मैं किससे कर सकती हूँ, किससे नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आज तक कभी ऐसा एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला कि मैं ये सोच सकूँ कि मुझे किससे बात करनी है और किस तरीके से करनी है और किस तरीके से कहना है। मतलब मेरे ऊपर छोड़ा गया था, तो वो डिसीज़न भी कि मैं कर सकती हूँ किसी से भी बात, कुछ भी बात कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो वो मैं खुद से डिसीज़न लेना भी मेरे लिए बहुत इतनी सी बात थी ये, कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। पर मैं उसके लिए इतना सोच रही थी, क्योंकि वो शुरू से मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी। तो ये चीज़ मैं सोच पा रही थी कि मुझे किससे बात करनी है। कभी-कभी ऐसा भी होता शेल्टर होम में कि मैं किसी से भी कुछ भी कह देती थी, कि जब मैं सोचती थी, क्योंकि उस तरीके से हमारी काउंसलिंग होती थी। हमारे 15 दिन में इमोशनल वेलबींग की क्लास भी होती थी, जिसमें हमारी एक मैम आती थी, जो हमारे ग्रुप के साथ जो हम रेज़िडेंट्स थे, उनसे बातचीत करती थी कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे दूसरों के और अपने अधिकारों का ख़्याल रखते हैं। तो वो चीज़ भी सीखने को मिल रही थी और हर हफ़्ते काउंसलिंग होती थी, तो उसमें भी कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि शेल्टर का काम करना और मिल-जुल कर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एक ही टाइम होता था सबका काम करने का, तो लड़ाइयाँ भी होती थी। तो जब लड़ाइयाँ होती थी फिर ये लगता था कि क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी है ना कि लोग क्या सोचेंगे, तो कोई अगर दुखी है तो ये लगता था कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती थी। क्योंकि शेल्टर होम में जब हम रहते हैं, 10-12 लड़कियाँ रह रही हैं, तो ग्रुप भी डिवाइड हो जाते थे, क्योंकि हर किसी की वाइब मैच करे ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं था, मतलब अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे थे सब कुछ। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हम पे कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी है। जिसको बात करनी थी कर रहा था, जिसको नहीं करनी थी नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे ये होता था कि 2 ग्रुप में हम बँट जाते थे, कभी-कभी। पर हम ये भी कहते थे क्योंकि हमारा ग्रुप नहीं है, पर ग्रुप बनता था। तो जैसे एक ग्रुप बन गया, मैं एक ग्रुप में हूँ और कोई दूसरा दूसरे ग्रुप में है, तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करती थी। तो हमारी काउंसलिंग के थ्रू या फिर इमोशनल वेलबींग क्लास होती थी, तो उसमें भी हम शेयर कर सकते थे। और 1 महीने में इंटरेक्शन मीटिंग भी होती थी, जिसमें सभी रेज़िडेंट्स और कुछ स्टाफ भी बैठते थे, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करते थे। तो सारी चीज़ें इसी चीज़ पे फ़ोकस होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम बातचीत कैसे करें, एक-दूसरे के अधिकारों का ख़्याल कैसे रखें, एक-दूसरे की जो विचार है उसकी रिस्पेक्ट कैसे करें। और अगर आप गुस्सा आ रहा है, कुछ भी है, आप निकाल सकते हो, पर उसका भी एक तरीका है कि गुस्से में अपने आप को अपना काबू नहीं खोना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे शेल्टर होम में सीखने को भी मिल रही थी और मैं अपना बेसिक कंप्यूटर क्लास कोर्स भी कर रही थी। साथ ही मैं मुझे जो है शक्तिशाली ने मेरा जो चल रहा था इंटर्नशिप या फिर स्टडी के रिगार्डिंग, उसमें भी मदद की, कि आप मतलब 2 महीने का ही कॉलेज बचा था, तो उसमें भी मदद की, तो वो भी अच्छा लग रहा था। और लीगल जो हेल्प चाहिए था, मेरा केस मुझे करना था और जो घर वाले थे उनको बुलाकर बातचीत करना,
तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बस सब कुछ इस चीज पे मेरा था कि सारी चीजें होती जा रही थी, पता भी नहीं चल रहा था कि हो रही हैं। तो जब मैं घबराती थी या परेशान होती थी शेल्टरों में, बहुत अच्छा लगने लग गया था क्योंकि ड्यूटीज लगती थी। ऐसा नहीं था कि हम हफ्ते में एक ही दिन बाहर जा रहे हैं। अपने काम से तो चले ही जाते थे, और ऐसा नहीं था कि वो बस रूल्स था। पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये रूल मेरे लिए भारी है, या फिर मुझे घुटन फील करा रहा है, या फिर मैं दब रही हूँ, या फिर मैं अपने तरीके से कुछ चीज नहीं कर रही हूँ। सब कुछ अपने तरीके से ही, मेरे अकॉर्डिंग ही। और मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो ये चीज बोली जाती है कि कहीं हम गलत नहीं होते, सही नहीं होते, वो हमारे एक जर्नी का पार्ट होता है कि हम सीखते हैं। और सभी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करता है। सभी सीखते हैं ना, पर और उसमें हम कैसे बदलाव कर सकते हैं। ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें घर से सीखने को मिलती हैं, पर मुझे नहीं मिली। मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसे किसी का रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, या फिर अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। गुस्सा आता है, पर हमेशा यही मैंने सीखा था अपने जो इन्वायरमेंट में मैं रही पहले, कि तुम गुस्सा कर रही हो, तुम तेज बोल रही हो, तो तुम गलत हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। मतलब एक कंट्रोल करते हैं ना जिस तरीके से, तो वैसे ही लोगों ने मुझे कंट्रोल किया था। और शायद मैं उस वजह से इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई थी, डिपेंड हो गई थी कि ठीक है, ये लोग जैसा कहेंगे, ये लोग जैसा करेंगे। पर शेल्टर होम में ऐसा नहीं था। शेल्टर होम में सब कुछ मेरे पे छोड़ते थे ना, तो मुझे बड़ा भारी लगता था वो, कि मैं सो सकती हूँ अपने लिए, मैं कर सकती हूँ अपने लिए। तो ये सारी चीजें मुझे शेल्टर होम से सीखने को मिली। तो रही बात थी कि मैं 2 महीने शेल्टर होम में रहूंगी, मैं 1 साल शेल्टर होम में, 1.5 साल शेल्टर होम में रही हूँ। और 1.5 साल मैंने इतना कुछ सीखा है शेल्टर होम से। मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, लीगल हेल्प मेरा अभी भी चल रहा है। लीगल काउंसलिंग हुई कि मैं कैसे कर सकती हूँ, या फिर उसमें मुझे जो सपोर्ट चाहिए था। कभी कभी मैं डाउन भी हो जाती थी कि नहीं, मैं ये फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि ये फैसला भी एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तो मैं अपना घर छोड़कर आई, फिर केस करना जिनसे मैं मिली थी, और मतलब अपना अपने ही थे कह सकते हैं, उनके ऊपर केस करना, और ये लड़ाई लड़ना, वो भी अकेले। हालांकि संस्था सपोर्ट में थी, पर सारी चीजें अकेले ही तो कर रही हूँ, और अभी भी कर रही हूँ। तो वो एक बड़ा फैसला लेना भी बहुत, मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, अभी भी है। अभी भी, क्योंकि चल ही रहे ना बहुत सारी चीजें। तो उसमें भी सपोर्ट अगर पीछे से भी मिल रहा था ना, तो वो भी बहुत एक बड़ा वाला सपोर्ट, कि हाँ, है ना कोई मेरे साथ। और आई थिंक अभी आने वाले समय तक भी शक्तिशाली कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है। फॉलो अप वगैरह, काउंसलिंग वगैरह होती ही रहती हैं। वो डिपेंड करता है कि रेजिडेंट्स जो हैं, शेल्टर होम में रह रहे हैं, जो सर्वाइवर हैं, उनकी नीड क्या है। शक्तिशाली संस्था सर्वाइवर की नीड पे काम करती है, कि उनको क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, हमारे ऊपर छोड़कर ही। मैंने ये सारी चीजें पर्सनली फील किया है, और ये मेरी जर्नी रही है शेल्टर होम की। एक लीगल हेल्प नहीं, काउंसलिंग नहीं, रहन सहन ही नहीं, व्यवहार ही नहीं, बातचीत ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल भी आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उस पर भी शक्तिशाली काम करती है। और आज उसी की देन, मतलब मैं यही कहूंगी, मैं बहुत बड़ा ये चीज मानती हूँ कि शक्तिशाली की वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, मतलब ऐसा मैं कह नहीं सकती, पर बहुत सारी चीजें जो मैंने ग्रोथ किया है, जो चीज सीखी है, उसी का ही है कि मैं सीख पाई हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, और शायद मैं आगे बढ़ती रहूंगी इसी तरीके से। धन्यवाद।